का जो भी वित्त ढांचा है उसका 21% देश का वित्त ढांचा का 21% उनके पास है। और अगर आप विकसित भारत की आमदनी की बात जानना चाह रहे हैं, अभी फरवरी महीने में जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा है, हमारे विकास का क्या नमूना है, हमारे देश के 10% लोगों के पास हमारे देश के 50% आमदनी और धन है। 10% के पास 50%, और वो 50% के पास हमारे देश के केवल 15% आमदनी है। और भी सुनना चाहेंगे आप? 1% के जो सबसे अमीर है, 1%, उनके पास हमारे देश की 22% आमदनी और धन है। ये है विकास, और ये है पूंजीवाद का चेहरा। ये कोई भगवान का देन नहीं है, ये कोई जगन्नाथ मंदिर पे आके पूजा करके 1% लोगों के पास 22%, 10% के पास 50%, ये पूजा करके नहीं है। ये पूंजीवाद का करूर चेहरा है, और इस पूंजीवाद का करूर चेहरा को छलांग लगाने वाली नीति ये बीजेपी की है। एक तरफ धर्म का उपयोग करना या दुरुपयोग करना, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घरानों का मुनाफा का रास्ता खुली छूट देना। ये मोदी गवर्नमेंट, ये बीजेपी जो पहले कांग्रेस सरकार का रास्ता था, उस पे आंदोलनों ने रोक लगाया था कुछ, लेकिन आज वो रास्ता पूरा खुल गया, और उसका सबसे बड़ा नुकसान किसका है? किसका सबसे बड़ा नुकसान है? मजदूर किसान। लेकिन मजदूर किसानों में सबसे बड़ा नुकसान आदिवासी और दलितों का है। आज हमारा विषय है बेदखली का, आज हमारा विषय है दमन का, आज हमारा विषय है तथाकथित औद्योगिक विकास का। लेकिन जब हम इन मुद्दों पर बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों, ये याद रखना है कि एक व्यक्ति का केवल सवाल नहीं है, ये पूरा ढांचा जो पूंजीवाद को अग्रसर रूप में आगे बढ़ाने का है, वो रास्ता है। लेकिन जहां ये दिख रहा है वहां मैं बधाई देना चाहती हूं, संघर्ष भी आगे बढ़ रहा है। ये सिजी माली के जो आदिवासी हैं, एक साथ मिलकर वो लड़ रहे हैं वेदांता कंपनी और ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ। जेल में गए हैं, लाठी खाए हैं, दमन का चक्र पे हैं, लेकिन वो खड़े हैं अपने अधिकार के लिए। उन्होंने नारा दिया, हमारे गांव हमारी सरकार, हमें नहीं चाहिए विदेशी कंपनी का सरकार।
जगह जगह में, यहां हमारे मंच पर बैठे हैं कॉमरेड सालो मरंडी, भुवनेश्वर की इस पूरे इर्द गिर्द 5वां शेड्यूल के इलाके में जहां संघर्ष हुआ, उन्होंने उसकी नेतृत्व दी। सालो मरंडी को पकड़ के जेल में डालकर संघर्ष को कमजोर करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारे कॉमरेड खड़े हैं, झंडा लेकर खड़े हैं, वो झुके नहीं हैं, ये मंच पर आज मौजूद है। छत्तीसगढ़ में जहां अडानी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन दिया जा रहा है, वहां हमारे आदिवासी साथी खड़े हैं, वो लड़ रहे हैं। राजमहल प्रोजेक्ट झारखंड में जहां एक के बाद एक गांव को उखेड़ के फेंक रहे हैं, वहां पहाड़िया जाति के पीवीटीजी के हमारे साथी हैं, वहां खड़े होकर वो लड़ रहे हैं। सब जगह आदिवासी की एकता के आधार पर लड़ाई जारी है। ये कांग्रेस के खिलाफ, जब लूट के खिलाफ ये लक्ष्मण मुंडा आवाज उठाकर आदिवासी मजदूर माइनिंग के खिलाफ ये खड़े होकर लड़े हैं। ये है हमारा परंपरा। तो हताश नहीं होते। जब मैं बताऊंगी अभी आपको कि मोदी जी की सरकार का हमला कितना है, हताश के लिए नहीं। क्या होगा, हम सभी बेकार हो जाएंगे, ये नहीं। मैं इसलिए बता रही हूं और इसलिए बताने जा रही हूं क्योंकि उसको समझकर हम अपने संघर्ष को तेज करेंगे। हम बिरसा मुंडा के नाम, सिद्धू कानू, हमारे भील, हमारे गोंद, हमारे संथाली, हमारे कोंद, जितने भी हमारे 765 अलग अलग आदिवासी जाति हैं, उन सब की परंपरा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये संघर्ष जारी है कॉमरेड्स, संघर्ष पिटा नहीं है। जितना भी सरकार दमन करे, आदिवासियों का परंपरा है। ये देश की आजादी के बाद याद करते हैं तो सबसे पहला संग्राम देश के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों की लड़ाई रही है। ये हमारा इतिहास है, इसको हम भूल नहीं सकते। तो संघर्ष जारी है उड़ीसा में भी और बाकी देश में, जहां जहां बेदखली हो रही। सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार का तरीका क्या है? इस समय हमारे संविधान में 19 प्रावधानें हैं, 19 आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं हमारे संविधान का, जो आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार देते हैं, विशेष सुरक्षा प्रावधान करते हैं। 19 उसमें हमारे जो परंपरागत जो अधिकार हैं, उसको बचाने के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, भाषा की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए ये सारे कानून और सारे संविधान के अधिकार बने हैं। ये यूं ही नहीं बने, ऐसे नहीं बन गए कि किसी के दिल और दिमाग में आदिवासी के लिए बहुत प्यार हो गया, ऐसा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना संविधान को तैयार करने का, उसमें मात्र 6 आदिवासी थे, सिर्फ 6। लेकिन वो 6 आदिवासी ने आदिवासियों के लिए जो लड़ाई लड़ी, और बाहर जो आदिवासी संघर्ष में लड़े, याद रखो
जयपाल सिंह मुंडा की वो आवाज, उसने कहा मैं आदिवासी हूं, मैं देश की आदिवासी हूं, मेरा ये नाम का शब्द संविधान में आना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा की आवाज थी। लेकिन देश की हुकूमत और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी आरएसएस आदिवासी शब्द नहीं, वो हमें वनवासी मानते हैं। आप समझ रहे इस बात को? वनवासी मानते हैं। वो नहीं मानते हैं कि आदिवासी इस देश के आदि हैं और उस जंगल का अधिकार आदिवासियों का है। तो ये 19 जो संविधान की प्रावधानें हैं, उसके साथ साथ बहुत कानून बने हैं और उसमें मुख्य जो कानून बना है आदिवासी रक्षा के लिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वनवासी वन अधिकार कानून, और साथ साथ 1996 में पेसा कानून बना था। तो ये तमाम कानून जो बने हैं हमारे वन में अधिकार को सुरक्षित करने के लिए 5वां शेड्यूल भी है। उड़ीसा 5वां शेड्यूल प्रदेशों में आता है। तो ये तमाम कानून हमारे जमीन जो जंगल में है, जो जंगल के पेड़ है, जो जंगल के लघु वस्तु है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तेंदुपत्ता है, महुआ है, मधु है, अलग अलग पत्ते हैं, वो सबका अधिकार इन कानूनों ने वहां के आदिवासियों को दिया। और उसका जो केंद्र है, जो सेंटर है इस पूरे संवैधानिक कानूनी ढांचा का, वो है ग्राम सभा, आदिवासी का ग्राम सभा। हमारे देश की संविधान और कानून के मुताबिक ग्राम सभा का अधिकार है कि क्या हमारे गांव में, क्या हमारे ब्लॉक में कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, कौन सा कंपनी आएगा, वो ग्राम सभा से पहले बातचीत करके, डिस्कस करके, उनकी राजी मंजूरी लेकर तब ही वहां कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। ये कानूनी ढांचा है, ये संवैधानिक ढांचा है। लेकिन आज मोदी सरकार ने क्या किया? 2014 से लेकर 2026 तक उन्होंने ऐसे कानून का संशोधन किया। हर कानून की नियमावली भी होती है, रूल्स होता है। ऐसे रूल्स का संशोधन किया कि ग्राम सभा जो आदिवासियों की जनवादी अधिकार का प्राथमिक और मुख्य अधिकार है, उस ग्राम सभा को मिटा दिया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की रूल्स में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की कानून में मिटा दिया ग्राम सभा। क्या मतलब है इसका? आदिवासियों की ग्राम सभा मिटाने का मतलब क्या है? जब ग्राम सभा मिट जाएगा तो सहमत लेने की जरूरत होती नहीं है। नाम के वास्ते आप 10 लोगों को बुला लो, नकली दस्तखत करा लो, 2-4 प्रधानों को खरीद लो, वाह, राम सभा का जादू मंत्र करके राम सभा का प्रस्ताव तैयार हो गया, कंपनी को इजाजत दे दी।
मैं आपको जिंदा मिसाल दे रही हूं। ये मोदी सरकार ने ग्राम सभा के ऊपर हमला करके पेशा पर हमला किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर हमला किया, और साथ साथ जो माइनिंग के लिए कानून है, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट कानून का संशोधन कर लिया। और उस संशोधन में आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि ग्राम सभा का नाम है ही नहीं, है ही नहीं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट साफ लिखा है, लेकिन उस नियमावली को बदलकर, नियमावली बदलने के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं कराते हैं, अपने दफ्तरों में बंद करके बदलकर कोई कागज देते पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट चलती नहीं है मोदी जी की राज में, इसलिए कोई बहस ही नहीं होती है। हमारी जिंदगी, आदिवासियों की जिंदगी, वन में रहने वालों की जिंदगी, कोई बहस नहीं होती है, कानून बदल जाता है। और अभी क्या हुआ, हर जगह जहां कंपनी राज चल रही है, ये ब्रिटिश राज को हटाया, लेकिन आज कंपनी राज चल रही है। आज माइनिंग का राज चल रहा है। आज निजीकरण के आधार पर बिजली, पानी, सब कुछ हमारे वन में बना रहे हैं, प्राइवेट को दे दिया सब। और हर जगह बगैर ग्रामवासी की इजाजत की, बगैर फॉरेस्ट राइट्स की अधिकार दिए हुए 4 जगह मैं आपको बता रही हूं। यह हस्तियों आनंद छत्तीसगढ़ में पहले राजस्थान बिजली के नाम पर कंपनी को इजाजत दी, और राजस्थान बिजली सरकारी कंपनी है, लेकिन क्या किया, लाइसेंस लेकर उन्होंने अडानी को दे दिया। समझ लो बात, इजाजत ली सरकारी कंपनी, माइनिंग MOD, माइन ऑपरेट डेवलप, या MDO, माइन डेवलप ऑपरेट, अडानी को दे दिया। मतलब आगे का दरवाजा खोल के सरकारी कंपनी और पीछे दरवाजा खोल के अडानी कंपनी। 1700 हेक्टेयर ऐसे इलाके में दिया जहां यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ में कहा ये नो गो इलाका है। एनवायरनमेंट के कारण, बायोडाइवर्सिटी के कारण ये जंगल में कोई नहीं जा सकता है, नो गो मतलब कोई नहीं। लेकिन अडानी के लिए मोदी जी के राज में कोई भी चीज नो गो नहीं है। अभी पता चला, कॉमरेड बता रहे थे, अभी रायगढ़ में डेटा सेंटर के लिए अडानी को दे दिया। रायगढ़ आदिवासी इलाके है, बिजली पानी सब अडानी को जाएगा। छत्तीसगढ़ में बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में औरतों ने पेड़ को पकड़ के रखा कि जंगल में हम आने नहीं देंगे। 3 लाख पेड़ काटे गए, 3 लाख। और अभी उस माइन को आगे बढ़ाने के लिए 4.5 लाख पेड़ और काटेंगे। कैसे किया? बगैर ग्राम सभा की। सारे लोग अभी कोर्ट में गए हैं, बगैर ग्राम सभा की कैसे हुआ है, लेकिन नहीं किया। नो गो इलाके को हटा दिया, अडानी को दे दिया, ग्राम सभा से बातचीत की नहीं। यह है मोदी सरकार। राजमहल में क्या है, मैं खुद गई वहां, बहुत गरीब इलाका, पहाड़िया इलाका, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर।
3-4 बार मैं वहां गई। वहां क्या है? वहां भी ग्राम सभा का नकली दस्तखत कराया। और सिर्फ वो नहीं, उन्होंने और क्या किया? फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं किया। कानून के मुताबिक किसी आदिवासी को आप बेदखल नहीं कर सकते हैं जब तक उनका जंगल में जो जमीन है उसका पट्टा नहीं दोगे। क्योंकि अगर आपका पट्टा नहीं है जंगल में, जब कंपनी आएगी आपको एक निक्का पैसा मुआवजा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे आप है ही नहीं यहां के। 1000 लोग, हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी पीवीटी जी जो है, मैं वहां गई, मैंने देखा मेरे प्रिय साथियों, ऊपर से पहाड़ से नीचे रोज औरतें जाती है एक घड़ा पानी के लिए। अगर यहां पावर पॉइंट होता मैं आपको वो छवि दिखाती। उसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए मोदी जी का विकसित भारत नहीं, लेकिन बगैर फॉरेस्ट राइट एक्ट का उस जमीन को वो दखल कर रहे हैं, आदिवासी को वो बेदखल कर रहे हैं। अभी झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने सोचा अरे ये तो ऐसे गरीब आदिवासी है, कौन आएगा। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, में गर्व है हमारे साथी वहां पहुंचकर आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच झारखंड का वहां जाकर आज हाईकोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं, हम होने नहीं देंगे। आप सोचो आज पूरे देश की क्या हालात है। छठा शेड्यूल असम में बोडो इलाके में रामदेव को दे दिया जमीन। रामदेव का नाम सुना है ना? उन्होंने कहा हम आदिवासी इलाके में नया दवा के लिए हम पौधे लगाएंगे और हम आदिवासियों को नौकरी देंगे। ना नौकरी ना पौधा, सिर्फ जमीन दे दिया, और वो भी बोडो इलाके में जो छठा शेड्यूल में आता है। और उड़ीसा में तो आप जानते ही हैं, नियमगिरी का इतना बड़ा संघर्ष होकर 12 पंचायतों ने ग्राम सभा में जब असली बैठक हुई, नो बोला, नहीं हम नहीं होंगे बॉक्साइट माइनिंग का वेदांता। लेकिन आज उस सबक से न लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, मना कर लिया, लेकिन आज भी वहां सिजीमाली में वो वही कर रहे हैं। अगर आप देश भर में देखें, लगभग 52 लाख दावे आदिवासी और वनवासियों ने दिया। वनवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है, जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, 52 लाख उन्होंने दिया। लेकिन उसमें से केवल 47% आदिवासियों के वन में अधिकार दिया। सिर्फ 47%, बाकी उन्होंने रिजेक्ट किया या उन्होंने उसको पेंडिंग में रखा। क्योंकि आज फॉरेस्ट राइट एक्ट आदिवासियों को बेदखल करने का, रोकने का सबसे बड़ा अधिकार और हथियार है हमारा। लेकिन उसको खत्म करके, उसको ना करके, अभी राजस्थान के पूरे उदयपुर जिला की पहाड़ी इलाके में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर 14, लेकिन आदिवासी और जंगल इलाके में टूरिस्ट को घुमाने के लिए उनको पट्टा दे दिया। हकीकत ये है मेरे प्रिय साथियों कि आज जंगल का
पिछले 10 साल मोदी जी के राज में 1,86,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट की जमीन को कंपनियों को दे दिया। 1,86,000 हेक्टेयर। और बेदखल कितने हुए? कितने लोग बेदखल हुए? सरकार से अगर आप पूछो, आपकी विकसित भारत में कितने आदिवासी बेदखल हुए, कितने दलित, कितने गरीब बेदखल हुए, बताओ। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। यूपीए सरकार की उस समय से पहले, आजादी से तब तक ये पता चला कि 2 करोड़ से 3 करोड़ लोग बेदखल हुए विकास के नाम से। लेकिन आज कितने बेदखल हो रहे हैं मेरे प्रिय साथियों। विकसित भारत के आंकड़ों के जंगल में हमारा नाम और निशान नहीं। पोलावरम प्रोजेक्ट में जो पानी के लिए आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उसमें पता चला कि 1 लाख से अधिक लोग बेदखल हो जाएंगे, जिसमें अधिकतर आदिवासी परिवार हैं। लेकिन पूरे ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम पूछे सरकार, आपकी विकसित भारत के रास्ते में कितने आदिवासी बेदखल हुए? ये ओपन कास्ट माइनिंग, ये पहाड़ों का काटना, ये सिर्फ वो गांव नहीं जो पहाड़ से प्रभावित होते हैं, बड़ा इलाका प्रदूषित हो जाता है। अभी आप कहीं भी जाओ, ओपन कास्ट माइनिंग जहां हो रहा है, हमने अभी सर्वे किया, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है, क्योंकि धूल का हवा भरा हुआ है, क्योंकि पूरा कोल डस्ट पूरे इलाके को प्रदूषित करता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का कोई आंकड़ा नहीं है। मुआवजा कितना दिया गया, कोई आंकड़ा नहीं है। अभी कोल इंडिया का पॉलिसी बदल गया है। मैं आपको बता रही हूं, पहले कोयला खदान के लिए नौकरी मिलता था, लेकिन आज वो नौकरी देना बंद कर लिया। अभी वो क्या करते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में 10,000 12,000 रुपया में लगा लेते। अगर बीमार पड़ता है उसको बीमारी का पैसा भी नहीं मिलता है। पब्लिक सेक्टर का कोई अधिकार अभी नहीं रहा। और सबसे बड़ी घातक बात है, यहां किसान लीडर भी बैठे हैं। 2013 का जो लैंड एक्विजिशन कानून था, उसमें आदिवासी के लिए एक अलग पूरा चैप्टर था कि अगर आदिवासी का जमीन जाता है, उनको जमीन के बदले जमीन देना पड़ेगा, स्कूल के बदले स्कूल देना पड़ेगा, घर के बदले घर देना पड़ेगा, अस्पताल के बदले अस्पताल देना पड़ेगा। वो सब लिखा है, लेकिन एक लाइन लिखा है, कोल बेयरिंग एक्ट पर ये कानून लागू नहीं होगा। आप सोचो इस बात को। लक्ष्मण जी, इसको नोट करो। ये जहां कोयला का है या जहां कोल बेयरिंग एक्ट लागू होता है, वहां आदिवासियों को लैंड एक्विजिशन एक्ट और रिहैबिलिटेशन 2013 का जो 4 मार्केट प्राइस मिलता है आदिवासी के लिए, वो कानून नहीं लागू होगा। तो ना जमीन के प्रति जमीन, ना आपको मुआवजा मिलेगा,
जो बाकियों को मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। आपको एक छोटा सा 10 बाय 10 एक छोटा कमरा बनाकर वहां आपके और आपके पूरे परिवार को बंद रखेंगे। हमने देखा है सब जगह जाकर, जहां जहां रीसेटलमेंट कॉलोनी बने हम जाकर देखे हैं खुद, कहीं भी रीसेटलमेंट ठीक नहीं हुआ। और पिछले 20 साल में कहीं भी किसी को पक्का नौकरी नहीं मिला है। क्या है ये विकास? तो ये डिस्प्लेसमेंट केवल जंगल और वन से नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पहचान से, मेरे जीवन के अधिकार से आप मुझे डिस्प्लेस कर रहे हो, आप मुझे बेदखल कर रहे हो, और इसके खिलाफ हमारा झंडा है। जीने के अधिकार। और दमन कितना है? माओइस्ट के नाम से क्या दमन चक्र चला आदिवासी इलाके में। स्टैन स्वामी को याद करते हैं आज हम, जो नौजवान आदिवासी झारखंड में जेल में बंद रखे केवल इसलिए आदिवासी है और संदेह था ये माओइस्ट है, 5-5, 10-10 साल बंद रहे हैं, कोई सबूत नहीं। आदिवासी औरतों के साथ छत्तीसगढ़ में फौज के नाम पर उनके जितने भी दल बने थे, कितना बलात्कार हुआ, कितने दमन हुआ माओइस्ट के नाम पर। हम माओइस्ट के समर्थन में नहीं हैं, हम उनकी पॉलिटिक्स के समर्थन में नहीं हैं, हम खुद शहीद हुए उनकी पॉलिटिक्स के, लेकिन उनके नाम पर आप आदिवासियों के ऊपर इस प्रकार की दमन करेंगे, इस प्रकार का हथियार इस्तेमाल करके हम औरतों के ऊपर, क्योंकि हम आदिवासी हैं, आप सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट को लेकर आप हमें दमन चलाएंगे। क्या मतलब है? आज आदिवासी औरतें जंगल में जाते हैं पत्ते तोड़ने के लिए, मधु लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए 10-10 फॉरेस्ट गार्ड वहां खड़े हो जाते हैं। कोई इज्जत नहीं है, देश की नागरिक नहीं है। क्या समझ रखा है? कौन सा विकास है ये? कौन सा विकसित भारत है ये? हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। दमन और कॉर्पोरेट राज, दमन और कंपनी राज, संविधान की धज्जियां उड़ाना और कंपनी राज, जनवाद का धज्जियां उड़ाना और कंपनी राज, ये सब एक चलता है। जब एक आदिवासी के अधिकार को कानून बदलकर, कानून को कमजोर करके आप करते हैं, तो संविधान के ऊपर हमला है, जनवाद के ऊपर हमला है। और एक और बात है इसमें जो हमारे घाव पर नमक छिड़कने वाली है, वो है तथाकथित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। मतलब आदिवासियों का लूट करो, कंपनियों से टैक्स लो कि हम उन आदिवासियों की देखभाल के लिए फंड करेंगे, और वो फंड इस्तेमाल करो अपनी सरकार की घाटा पूरा करने के लिए या सड़क बनाने के लिए, उसी कंपनी राज के लिए। इस समय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम पर लगभग 1,55,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट्स को वो बांटते हैं। मैंने उड़ीसा का लिया था। उड़ीसा का क्या है? अभी उड़ीसा का
29,768 करोड़ रुपया उड़ीसा सरकार के पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की तरफ से दिसंबर 2025 में आया था। 29,766 करोड़, खर्च किया 17,000 करोड़। एक बात है, बाकी क्यों नहीं खर्च किया? वो पैसा कहाँ है? और दूसरी बात है, जो आपने खर्च किया, किससे खर्च किया? किससे बात करके खर्च किया? क्या आपने ग्राम सभा की बैठक बुलाई? क्या आपने पंचायत की बैठक बुलाई? किससे बात की? आपने कंपनियों की प्रतिनिधियों से बात करके पूछा, तुम्हारे रास्ता को और आसान करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हम कैसे खर्च करें? एक तो हमारे छाती पर खड़े हो गए, हमारे नाम पर पैसा ले लिया, और फिर वो पैसा हमारे विकास के लिए नहीं, कंपनियों के विकास के लिए खर्च किया या सरकार के विकास के लिए खर्च किया। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड पर भी पूरी जांच करने की जरूरत है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंझर का 12,400 करोड़ रुपया, क्योंझर का, अंगुल का 3,731 करोड़, सुंदरगढ़ का 3,269 करोड़ कहाँ खर्च हुआ? क्या एमएलए से बात की? कभी बात किया आपसे डीएमएफ के बारे में? नहीं कर रहे। कभी किया होगा, अभी नहीं कर रहे। 3,769 करोड़ रुपया सुंदरगढ़ के कहाँ खर्च हुआ? किसका फायदा हुआ? इसलिए साथियों, ये तमाम जो कानूनी ढांचा आपकी संघर्षों से बना, तमाम जो वामपंथियों ने एक साथ मिलकर पार्लियामेंट में लड़ के कानून बनवाया, आज मोदी सरकार की लीडरशिप में ये सब कुछ खत्म कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट राज को और मजबूत करने के लिए सब कुछ खत्म कर रहे हैं। ये कानून, ये नियमावली हमारे संविधान के ऊपर हमला है, जनवाद के ऊपर हमला है, सब चीज पर वो बुलडोजर लगा रहे हैं। जगह जगह आदिवासी उस बुलडोजर के सामने खड़े होकर उसको थाम रहे हैं। उस संघर्ष का एक हिस्सा के रूप में हमें भी अपना काम को और बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। पहले कानून को समझो, अधिकार को समझो और समझकर उसके लिए लड़ो और आगे बढ़ो। यही मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ। कॉमरेड सीताराम येचुरी, कॉमरेड शिवाजी पटनायक की ज़िंदगी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उनकी संघर्ष और त्याग की ज़िंदगी को हम अपनाते हैं और शपथ लेते हैं, ये बेदखली के खिलाफ, ये दमन के खिलाफ, ये गलत डेवलपमेंट का रास्ता के खिलाफ हम खड़े हैं, हम रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरी प्रिय बहनें, विशेषकर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ आप ही का मैंने देखा, बहुत स्कीम वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं, आप बहुत लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के साथ भी जिंदाबाद कहती हूँ। प्रिय महिलाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग टाइम लेकर यहाँ आए। भाई बहन सब, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।